सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 94 जो जीएसटी की बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट नोटिफिकेशन है जो 22 दिसंबर को इश्यू हुई है। आपको टाइम निकाल के वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इस नोटिफिकेशन के थ्रू 8 जीएसटी रूल्स बदल दिए गए हैं और एक नया रूल इंसर्ट किया गया है जिसकी वजह से जीएसटी में अब आपकी जो परेशानियां है ना वो बढ़ने वाली है। जी हाँ, टैक्स पेयर्स तो उम्मीद करते हैं कम हो जाए परेशानियां, बट डिफिकल्टीज बढ़ती ही जा रही है। डिस्कस कर रही हूँ बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके साथ इस वीडियो में, तो जुड़े रहे वीडियो के एंड तक। वीडियो इंपॉर्टेंट है, शेयर कर लीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। नोटिफिकेशन चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करिए, हमारा चैनल है टेलीग्राम पे सीए गुरुजी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ये नोटिफिकेशन शेयर होती रहती है, हमारी टीम उसे शेयर कर देती है। तो चलिए जानते हैं इसमें कौन कौन से रूल अमेंड हुए हैं। तो सबसे पहले तो इन रूल्स को क्या बोला जाएगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 14th अमेंडमेंट रूल 2020। इन चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे जो मेरे को लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस सीक्वेंस में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो चेंज है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, रूल 59 का चेंज। ये नोटिफिकेशन 7 पेजेस की है, इसमें एक फॉर्म भी दिया गया है। हम आ रहे हैं रूल नंबर 59 पे। तो पॉइंट नंबर 8 में जो चेंज बताया गया है वो बताया गया है रूल नंबर 59 में। इसके जो सब रूल है नंबर 4, उसके बाद एक और सब रूल इंसर्ट किया जा रहा है जो है सब रूल नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने पास नोट कर लो और अपने क्लाइंट्स को भी इन्फॉर्म कर देना कि अब अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B 2 प्रीसीडिंग मंथ्स की फाइल नहीं करोगे तो जीएसटीआर 1 भी आपको फर्निश करने नहीं दिया जाएगा। या फिर अगर आपकी क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल होती है तो क्वार्टर के केस में प्रीवियस पीरियड की 3B, अगर आपने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड की 3B फाइल नहीं की होगी तो फिर आपको जीएसटीआर 1 भी फाइल करने नहीं दिया जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं ये क्यों किया जा रहा है, क्या रीजन है इसका। सभी को अच्छे से पता है, बहुत से लोग सिर्फ जीएसटीआर 1 फाइल कर देते थे क्योंकि जीएसटीआर 1 के थ्रू आपको टैक्स तो पे नहीं करना होता डायरेक्टली, सिंपल आपको अपनी आउटवर्ड लायबिलिटीज की डिटेल में बतानी होती है। जीएसटीआर 3B के थ्रू पे होता है टैक्स, तो बहुत से लोग क्या करते थे कि जीएसटीआर 1 फाइल कर देते थे, सिर्फ 3B फाइल नहीं करते थे। तो अब अगर आपने 2 मंथ्स की या फिर प्रीसीडिंग पीरियड की 3B फाइल नहीं की होगी तो आपको जीएसटीआर 1 फर्निश करने नहीं दिया जाएगा। ये चेंज आया है रूल नंबर 59 में, इसे अपने पास नोट कर लीजिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चेंज वो है रूल 36(4). रूल 36 होता है जो हमें कंडीशंस बताता है आईटीसी लेने का। इसकी सेपरेट वीडियो भी मैंने बना दी है, अपने चैनल पे डिटेल में देखनी है तो यहाँ आई बटन पे मैंने लिंक कर दी है। रूल 36(4) था हमारा आईटीसी का 10% रूल। 1 जनवरी 2021 से ये हो जाएगा आईटीसी का 5% रूल, यानी कि आप पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी कि अगर आपका 2A में क्रेडिट नहीं आ रहा है तो आप जितना क्रेडिट 2A में आपका आ रहा है वो क्रेडिट प्लस 5% और एक्स्ट्रा क्लेम कर पाओगे। इसकी डिटेल्ड वीडियो देख लीजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, मैं अब आपको यहाँ पे डिटेल में से नहीं बता रही हूँ। तो 2 रूल हमने डिस्कस कर लिए इंपॉर्टेंट। देन चेंज है रूल नंबर 138 में। 138 है ई वे बिल रूल्स। इनमें भी 1 जनवरी 2021 से, डेट्स भी बड़ी रिलेवेंट है कब से क्या एप्लीकेबल हो है। 1 जनवरी 2021 से इनकी एक टेबल थी रूल 138 में जहां 100 किलोमीटर के लिए वैलिडिटी बताई गई थी। 100 किलोमीटर की जगह ये रिप्लेस कर रहे हैं उस वैलिडिटी को 200 किलोमीटर से। मैंने टेबल बना दी है नई वाली, आपको दिखा देती। तो ये है वो टेबल, वैलिडिटी पीरियड यहाँ पे लिखा है। पहले यहाँ पे 200 किलोमीटर की बजाय 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको 1 डे मिलता था, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट। ठीक है, अब इसे 200 किलोमीटर कर दिया, यानी अगर आपका डिस्टेंस अप टू 200 किलोमीटर है तो आपका वैलिडिटी होगा 1 डे इन केस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, और फॉर एवरी अदर 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे। ठीक है, तो वैलिडिटी के लिए डिस्टेंस जो था ना वो हमारा चेंज कर दिया है 1 जनवरी 2021 से, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे न्यू टेबल बना दी है वैलिडिटी पीरियड की, ये मैं शेयर भी कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप मुझे जरूर वहां पर फॉलो कर लीजिए।
अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है आपके साथ डिस्कस करूं, रूल 86A आया था ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी लेजर का, उसके बाद एक नया रूल 86B इंसर्ट कर दिया है। इसे आप नोट कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, आपको यहाँ पे ब्रीफ में बता रही हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है, इसका हेडिंग क्या रहेगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसमें आपका आईटीसी जो आप अवेल करते हो ना 3B के थ्रू, वो आता है, तो उस पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि जो रजिस्टर पर्सन है शेल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल, किसमें अवेलेबल, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99%। यानी आईटीसी लेजर में जितना आपका अमाउंट है, जितना भी बैलेंस है, वो आप कितना यूज कर पाओगे, अप टू 99%। यानी 1% किससे पे करना होगा, कैश लेजर से। इसका मीनिंग क्या बना कि 1% आपको कैश लेजर से पे करना होगा। जितना अमाउंट आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है उसका सिर्फ 99% आप यूज कर पाओगे। इन केस, अब देख लो किस पर ये एप्लीकेबल है, इन केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जहां पे टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू, पर उसमें इंक्लूड मत करो एग्जाम सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई, इन अ मंथ एक्सेस 50 लाख रुपीज। तो अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू किसी भी मंथ में 50 लाख रुपीज है, उससे ज्यादा है, तो आप पर ये रूल 86B अप्लाई होगा। यानी आपको 1% अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट कैश लेजर से पे करनी होगी आईटीसी की बजाय। यानी आईटीसी लेजर से कितना अमाउंट आप अपना सेट ऑफ कर पाओगे, 99%। पर ये रिस्ट्रिक्शन किस पे अप्लाई नहीं होगी, ये भी देख लीजिए, इसकी एक्सेप्शंस भी दी है। यहां बताया कि अगर वो जो पर्सन है, या प्रोप्राइटर है, या कर्ता है, या एमडी है, या एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर, होल टाइम डायरेक्टर, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो भी है, अगर उन्होंने पे किया है मोर देन 1 लाख रुपी एज इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स, यानी यहाँ पे कोरिलेट किसे कर दिया, इनकम टैक्स को। यानी अगर पार्टनर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कर्ता या प्रोप्राइटर, उसने 1 लाख या उससे ज्यादा का इनकम टैक्स पिछले 2 साल की फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न में भरा है, जिसका टाइम लिमिट भी एक्सपायर हो गया है, तो उस पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। या फिर उस रजिस्टर पर्सन ने रिसीव किया है रिफंड अमाउंट मोर देन 1 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अंडर क्लोज 1 ऑफ फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 54। ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले दोनों क्लोज है। यानी अगर 1 लाख से ज्यादा का आपने रिफंड अमाउंट क्लेम किया है, तब भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। देन द रजिस्टर पर्सन, अगर रजिस्टर पर्सन अपनी लाइबिलिटी जो है आउटपुट टैक्स की, वो डिस्चार्ज कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फ्रॉम एन अमाउंट फॉर एन अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अगर कैश लेजर से जो अमाउंट पे कर रहा है वो 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, अप्लाइड क्यूमुलेटली अप टू सेड मंथ इन करंट फाइनेंशियल ईयर, तो भी उस पर अप्लाई नहीं होगा ये प्रोविजन 86B का। और साथ ही रजिस्टर पर्सन अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पीएसयू है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उन पर भी ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती है। या फिर अगर कमिश्नर या जो ऑथराइज ऑफिसर है वो इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दे आफ्टर सच वेरिफिकेशन एंड सच सेफगार्ड एज ही डीम्ड फिट। तो ये बड़ा ही मुश्किल प्रोविजन आ गया है, बिजनेसमैन की लाइफ को बहुत ही मुश्किल करने वाला ये प्रोविजन है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने हटाया था सेक्शन 50 का क्लोज, जो ये ग्रोस लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट लेते थे। अब इसको हटाने के लिए भी कुछ ना कुछ टैक्स पेयर्स को करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वेरी हार्श प्रोविजन कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका पड़ा है, पर गवर्नमेंट चाहती है कि आप कैश लेजर से पैसे दो। ऐसा कैसे हो सकता है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज्यादा बिजनेस में बढ़ जाएंगी। आगे जो रूल्स हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। रूल 8 एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रूल 9 verification of application and approval, rule 21 registration to be cancelled in certain cases, 21A suspension of registration and 22 cancellation of registration। यानी 5 रूल अब हम डिस्कस करेंगे जिनमें चेंज आया है और जो सारे के सारे रिलेटेड है किससे, रजिस्ट्रेशन से। चले रूल 8 को डिस्कस करते हैं। रूल 8 में एक नया रूल 4A आ रहा है और ये नोटिफाई किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाई। यानी इसे अभी नोटिफाई नहीं किया गया है,
किसी एक पर्टिकुलर डेट को बताया जाएगा ये कब इफेक्टिव होगा, बट हमें यहाँ पे बता दिया गया क्या होने वाला है। यहाँ बताया गया है कि बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड टेकिंग फोटोग्राफ अनलेस एग्जाम्प्टेड इफ ही ऑप्टेड फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, यानी जो पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करेगा, आप सभी को पता है जीएसटी में अभी कुछ ही दिन पहले आधार ऑथेंटिकेशन लेकर आया गया था कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 3 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। एक तो वो जो 3 दिन की टाइम लिमिट थी ना, उसको 7 डेज कर दिया इन्होंने। पहले 3 दिन के बाद ये माना जाता था कि आपका डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा अगर रजिस्ट्रेशन है, अब उसे 7 डेज कर दिया। और आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बोला है कि अगर आप ऑप्ट कर रहे हो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए तो आपका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा, ठीक है। और अगर आप ऑप्ट नहीं कर रहे हो आधार ऑथेंटिकेशन को तो फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और ये बायोमेट्रिक बेस्ड का ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, यानी जो भी इंडिविजुअल है या जो भी डायरेक्टर है, पार्टनर है, जिसका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो रहा है, वो क्या करेंगे, अपना वेरीफाई करवाएंगे ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विद द एप्लीकेशन इन फॉर्म GST-REC 01 एट वन ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। यानी कि हमें जो लगता था ना कि जीएसटी फुल्ली ऑनलाइन है, कंप्लीट प्रोसेस जीएसटी की ऑनलाइन है, धीरे धीरे ऑनलाइन से होता जा रहा है ऑफलाइन। फिजिकल वेरिफिकेशन ले आइए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, अब आपका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन ले आए जो आपको एक फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके पूरा करना है। यानी क्या हो गया यार, कहाँ रह गया अभी ऑनलाइन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ऑफलाइन। और इससे क्या बढ़ने वाला है आप लोग समझ ही सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रूल नंबर 9, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि जो 3 डेज का टाइम था उसे रिप्लेस कर दिया है 7 से, और साथ ही कुछ और चीजें भी चेंज हुई हैं इसमें। और अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन से नहीं करोगे तो फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और रजिस्ट्रेशन शेल बी ग्रांटेड विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन। फिर इसके सब रूल 2 में भी चेंज किया है, वही 3 जो लिखा था वर्ड उसको 7 से रिप्लेस किया गया है, और वही लिखा है कि जहां पर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। और अगर प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन होंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज आधार ऑथेंटिकेशन के केस में, या फिर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फिजिकल वेरिफिकेशन के केस में, तो द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड। तो डीमिंग अप्रूवल था ना जो, उसके लिए टाइम लिमिट इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। देन चेंज किया है रूल 21 में, जो है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। तो इसमें एक नया क्लोज डी के बाद कुछ और क्लोजेस ऐड किए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई पर्सन आईटीसी अवेल कर रहा है इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, जो कंडीशन थी ना सेक्शन 21 की, रूल 21 की जो कंडीशन थी ना कि किस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, उसी में 3 और कंडीशंस ऐड कर दिए कि अगर आप एक तो सेक्शन 16 यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के जो प्रोविजंस है उनको कंप्लाई ना करके उनको वायलेट कर रहे हो तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, या फिर आपकी जो जीएसटीआर 1 और 3 भी है उनमें जो आउटवर्ड सप्लाईज आपने डिक्लेयर की है वो मिसमैच है, या जो एक्सेस है ऑफ आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर्ड बाय हिम इज वैलिड रिटर्न अंडर 39, यानी 3B में तो आपने आउटवर्ड सप्लाई कम दिखाई है जबकि जीएसटीआर 1 में ज्यादा है, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। और अगर आप वॉयलेट कर रही है प्रोविजन ऑफ रूल 86B, अब मैंने आपको रूल 86B पहले ही बता दिया, अब आपको पता है रिस्ट्रिक्शन ऑन यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसके भी प्रोविजंस को अगर आप वॉयलेट करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 21 कैंसिल किया जा सकता है। इसके बाद जो चेंज है वो रूल 21A में है, ये है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का रूल। इसमें ए के बाद इन सब रूल 2 वर्ड्स डाले गए हैं, आफ्टर अफोर्डिंग द सैड पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी ओमिटेड। दिस इज वेरी बिग चेंज कि अब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सस्पेंड कर सकते हैं एंड विदाउट गिविंग यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी आपको तो बताया ही नहीं जाएगा, आपका सस्पेंशन कर दिया जाएगा। रूल 21A का प्रोविजन बहुत ही ज्यादा हार्श कर दिया गया है। देन रूल 21 में ही एक सब रूल 2A ऐड किया जाएगा जहां पे कंपैरिजन किया जाएगा रिटर्न फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39 किससे,
39 में आप कौन सी रिटर्न भरते हो? 3B भरते हो। किससे कंपैरिजन होगा? आपकी GST 1 से। एंड द डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई इज डिराइव्ड बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई furnished by supplier in form GST 1 and on such other analysis as may be carried out। तो इन सभी एनालिसिस के बाद अगर कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस मिलता है इंडिकेटिंग कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट leading to cancellation of registration of said person, his registration shall be suspended and the said person shall be intimated in form GST RAG 31 electronically on the common portal or by sending communication to his email एड्रेस। जी हाँ, तो रूल 21A में आपका सस्पेंशन किया जा सकता है। 3B एंड 1 में कॉन्ट्रावेंशन है, 2A के साथ कॉन्ट्रावेंशन है, कोई भी गड़बड़ मिलती है आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। एंड नाउ मैनी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जाएगी अपना पॉइंट रखने का। और साथ ही रूल 21A में ही रूल 3 के बाद, सब रूल 3 के बाद 3A इंसर्ट किया गया है कि ऐसे केस में अगर पर्सन का रिफंड है अंडर सेक्शन 54 तो उस पीरियड में सस्पेंशन के अंडर उसे वो भी नहीं दिया जाएगा। तो यहां मैंने आपके साथ मेजरली सभी जो चेंजेस हैं रूल्स में वो डिस्कस कर लिए हैं। आप हमारे साथ शेयर करिएगा आपको कौन सा प्रोविजन बहुत ही ज्यादा हार्श लग रहा है, कौन से रूल में चेंज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। और अगर आपको GST की थोड़ी बहुत नॉलेज है पर डिटेल में नॉलेज लेनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप studyveri.com पे आइए। हमारा डिटेल्ड GST कोर्स यहाँ पे एक्टिव है। 30 आवर्स का ये कोर्स है, 14 रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, साथ ही आपको कोर्स मटेरियल मिलेगा जिसमें हमने डिटेल में GST को विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर किया हुआ है। आप इस कोर्स के थ्रू GST में अपना करियर बना सकते हैं। स्टूडेंट हैं आप, GST जानना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर बाय करिएगा, इसको ज्वाइन करिएगा। या फिर आप सिर्फ एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट ही सीखना चाहते हैं क्योंकि वो ड्यू है और अभी उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी है, तो विदाउट एनी इफ एंड बट फाइल करने के लिए हमारा ये सेशन लीजिए। और अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं ट्रायल से, बहुत सारा टाइम कंज्यूम करते होंगे, ट्रायल में चेंज हो गया तो बैलेंस शीट में चेंज हो जाता है और फिर बैलेंस शीट को दोबारा बार बार मिलाना पड़ता है। ओपनिंग से क्लोजिंग मिलाने के लिए ही अपना एक स्टाफ पर्टिकुलर डेडिकेट करना पड़ता है जो कई दिन, कई घंटे, कई महीने लगाता है। तो हमारा ये सेशन लीजिए, इससे आपका कई दिनों का, कई घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। और ये हमारा बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, बहुत ही अच्छी फीडबैक है, आप भी इसका फायदा लीजिए। सभी कोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।